तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए आज बायोलॉजी से एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास सेल। सिंपली बोले तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, या फिर सिंपली आप बोले तो यहाँ पे हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं 1665 में बेसिकली 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। भूल जाऊंगा, मैंने कहीं पर लिखा भी नहीं है तो इसीलिए पहले बता देता हूँ। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी बनाया था जिसकी हेल्प से बेसिकली सेल्स को देखा हुआ था, ठीक है। अब होता क्या सेल हो तो अभी हम बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए शुरुआत कर ही देते हैं, है ना। और तो कुछ काम है नहीं आज हमारे पास, है ना। सिंपल सेल के बारे में बेसिकली हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जब सेल आता है हमारे माइंड में तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एक नेल्स ले लेता हूँ, नेल छोटा सा, इसको लेट से नेल को अपने काट दिया मैंने और उसके मैंने टुकड़े करना शुरू कर दिए। इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि अब और भी ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। तो उनमें से एक जो छोटा वाला पार्ट होगा, मान लेते हैं कि इसको, है ना, 4-5 करोड़ टुकड़े में कर दिए। मेरे छोटे जो नाखून है उसको 4 से 5 करोड़ के टुकड़े में डिवाइड कर दिया। तो एक जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम क्या देंगे, एक सेल है। बट कंडीशन ये है कि वो जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंटली खुद के उसके कुछ स्ट्रक्चर भी होने चाहिए और खुद के उसके कुछ फंक्शन भी होने चाहिए। मतलब होते हैं एक्चुअल में जो सेल होते हैं उसकी, तब जाकर हम उसको एक प्रॉपर तरीके से सेल कहते हैं, राइट। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कई बार कहते हैं हम कि जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। लाइक जो घर बनाने में ईंट होते हैं, 1 ईंट 2 ईंट 4 ईंट 5 ईंट ऐसे कर करके फिर जाके पूरा की पूरी दीवार खड़ी हो जाती है और इस तरह से बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो एक तरीके से कह देते हैं कि जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो पूरे हाउस के घर की एक छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उसको रिपीट कर करके क्या हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी। ठीक उसी टाइप से हमारे पास बॉडी है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। नॉट ओनली माई बॉडी और योर बॉडी, बट कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बात कर रहा हूँ। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल इंक्लूडिंग इन दिस, राइट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मैं उसकी बॉडी की बात करूं तो उसकी बॉडी भी सेम उसी तरह ब्रिक से, वहाँ पे बिल्डिंग है जो ब्रिक से बने, बट हमारी बॉडी किससे बने, सेल से बने। 1 सेल 2 सेल 4 सेल 5 सेल इस तरह करते करते मिलियन सेल, बिलियन से ट्रिलियन सेल आपस में जुड़ते चले गए और वहाँ से हमारे पास बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है एक तरीके से वो हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे कि अब सेल के बारे में हमें और भी सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली समझने की ज़रूरत है, धीरे धीरे, राइट। चलिए तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले लिखा द सेल इज द फंडामेंटल मतलब बेसिक। आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है, मूल अधिकार मतलब बेसिक चीज़ें, ठीक है ना, जो हमें पता ही होना चाहिए एक तरीके से, वही चीज़ है। फंडामेंटल क्या है, उनके स्ट्रक्चर है, खुद के फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास सेल है उसके खुद के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी है और उसके खुद के कुछ बेसिक फंक्शन भी है। फंक्शन मतलब उसके काम, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। और किसका कहता है, ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके बारे में बात की जा रही है। आइए, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो किससे बनी है, सेल से बनी है। सिंपल इतनी सी बात समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कहा जाता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये पहले अभी बता दिया मैंने, कहते हैं विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑफ परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो इनका कहना है कि भैया अकेले एग्जिस्ट कर सकता है और अपने आप में इतनी ताकत है कि वो बहुत सारे खुद के कुछ जरूरी काम जो है वो कर सकता है बॉडी में, ठीक है। चलिए वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्या काम है क्या काम नहीं है। नेक्स्ट, एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। तो बहुत सारे सेल होते हैं जिनकी खुद की क्या होती है, लाइफ होती है। लाइक अगर मैं सिंपली बात करता हूँ हमारे ब्लड की, तो हमारे ब्लड में बेसिकली आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स जिसको हम RBC कहते हैं, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBC कहते हैं। दिस इज योर रेड ब्लड सेल्स, दिस इज योर वाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की जनरली जो आपके पास लाइफ स्पैन होती है, जो उनकी लाइफ होती है वो 4 महीने की होती है, जिसको हम बोलते हैं जनरली 120 डेज की है। वहीं आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की होती है वो 1 से लेकर 3 दिन की होती है।
इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ ज़रूर पता चलती है कि जो सेल्स हैं उनकी खुद की लाइफ स्पैन होती है, खुद की लाइफ होती है, और वो बनते हैं फिर डाई होते हैं, मतलब एक तरीके से जन्म लेते हैं और मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, और ये साइकिल उनकी चलती रहती है। अलग अलग सेल की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। राइट, अगर हमारे ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें रेड ब्लड सेल की 120 डेज लाइफ स्पैन है। वहीं अगर आप नॉर्मल वाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके खुद के कुछ काम भी होते हैं। देखिए वही चीज़ मैं बताया था, काम क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है जनरली गैसेस का एक्सचेंज करवाने में, पूरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में बेसिकली हेल्प करता है। वहीं WBC आपको किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोवाइड करता है और आपको बचाने की कोशिश करता है। जितने भी टाइप के बेसिकली फॉरेन बैक्टीरियाज होते हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, उनसे ये लड़ता है और हमें डिसीजेज होने से बचाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेल हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, साथ में इसके खुद की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो खुद के इसके कुछ स्ट्रक्चर हो गए, खुद के इनको कुछ काम हो गए, खुद के इनको कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन है। तो ये है सेल के बारे में थोड़ा सा और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। आइए आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा माइक्रोस्कोप बोला है। देखिए सेल जो है वो स्मॉलेस्ट है हमारे बॉडी का, तो ऑफकोर्स मैं उसको नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ये जो छोटा सा पीस लिया मैंने नाखून को, उसको मैंने बोल दिया 4 से 5 करोड़ के टुकड़े में आप डिवाइड कर दीजिए, तो उसका एक टुकड़ा आपको कहाँ दिख रहा है नेकेड आई से, पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसे हम बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला है उसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे आप लगभग जो क्या कहते हैं उसको, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है 200 टाइम्स होता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कहने का मतलब ये है कि वो कितना ज़्यादा जूम करके आपको एक छोटी सी चीज़ को दिखा सकता है। तो 200 टाइम्स, मतलब एक छोटी सी चीज़ है उसको 200 टाइम्स बढ़ा करके बेसिकली आपको दिखाने वाला है, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। वहीं आपके पास एक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है बस। ठीक है, वहीं आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल होते हैं, डबल माइक्रोस्कोप। और ये वाला माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये जो माइक्रोस्कोप होता है जनरली आप बायोलॉजी के जो लैब होते हैं, यस बायोलॉजी के लैब की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऐसे करके देखते हैं, एक नीचे भी पूरे पाइप सी रहती है जिसको ट्यूब कहते हैं, ट्यूब के एक ऊपर भी लेंस रहता है, और जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं उसके जस्ट ऊपर वाले ट्यूब के एंड पे भी, वहाँ पे भी एक लेंस रहता है। एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक को हम आई लेंस कहते हैं। आई लेंस जो आंख से देखते हैं और ऑब्जेक्टिव जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। राइट, चलिए इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 2000 टाइम्स है, मतलब ये 2000 टाइम्स बढ़ा करके आपको जो चीज़ों को है वो दिखाने वाला है। वहीं हमारे पास देखिए ये जो चीज़ें होंगे वो थोड़े से बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने के लिए हो गए, लाइक बैक्टीरिया हो गया या फिर ब्लड में हो गए, कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं उनमें, इनको देखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, हमें दिख जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर किसी भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगर बॉडी को देखना है तो उसको देखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती थी जब सेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियरली समझ में नहीं आता था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली में अंदर की बातें क्या है उसके अंदर की। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन आता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, बस भाई ये आपको 2 लाख, यस 2 लाख, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 लाख टाइम्स आपको जो से जूम करके बेसिकली आपको दे देने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं एक तगड़ा ही काम है। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, इतनी बात। चलें आगे। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ जाइए। और यहाँ पे आपके पास क्लासिफिकेशन करता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे किसका कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि उसके बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स हैं। ठीक है, कितने तरह के सेल्स है उसके बेसिस पे हम
पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देने वाले हैं दो कैटेगरीज में। पहला आपके पास है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, पहला क्या आपके पास यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ लिख रखा है, इसको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये कॉल्ड नहीं है, सेल्ड है, देख लीजिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स में नाम आपको अमीबा देखने को मिल जाएगा, अमीबा पढ़ते हैं बेसिकली, पैरामीशियम, ठीक है। देखिए अमीबा आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने छोटे क्लासों में भी इसका जो है वो सिस्टम देखा होगा। पैरामीशियम हो गया, सेम उसी कैटेगरी का, प्रोटोजोइक फैमिली का है आपके पास। फिर आपके पास आता है बैक्टीरिया, ईस्ट, और ये है आपके पास क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस। तो ईस्ट और क्लैमिडोमोनस बेसिकली आपके पास एक एल्गी के फैमिली का है, ठीक है ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से समुद्र के नीचे जो पाए जाते हैं, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो है आपके पास ईस्ट एंड क्लैमिडोमोनस। तो क्लैमिडोमोनस और ईस्ट आपके पास वो हो गए, वो भी आपके पास सिंगल सेल्ड प्लांट्स कह लीजिए एक तरीके से, ये प्लांट्स हो गए और एक तरीके से एनिमल्स वाली फैमिली में चले गए। तो ये सारे के सारे आपको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑफकोर्स मल्टी सेल्यूलर, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जितने भी आपको बड़े बड़े जो चीज़ देख रही है ना, उसमें तो 100% आपके पास मल्टी सेल्यूलर ही देखने को मिलता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल देने के लिए। यूनिसेल्यूलर वाले का हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो ये बेसिकली याद कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मल्टी सेल्यूलर में ऑफकोर्स बहुत सारे टाइप्स के जो सेल हैं वो देखने को मिलते हैं। लाइक अगर ह्यूमन बॉडी के एक जनरल बात करते हो तो उसमें 200 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, 200 टाइप्स, यस 200 टाइप्स कह रहा हूँ, 200 टाइप्स के जो सेल्स है वो हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स विच आर मेड ऑफ मैनी सेल्स ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो कॉल्ड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स में वॉल्वॉक्स, देखिए वॉल्वॉक्स भी वही है आपके पास, एल्गे के फैमिली का है थोड़ा सा। तो इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा टाइप्स के तो नहीं मिलते, बट हाँ थोड़े ठीक ठाक जो है वो मिल जाते हैं। बट ट्रीज़ हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, भाई साहब दुनिया भर के बहुत टाइप के सेल्स इसके अंदर जो है वो माने जाते हैं, मिलते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, साइज ऑफ सेल। तो सेल के क्या क्या साइज़ हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट तो वो है आपके पास सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल क्या होते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। साथ में आपके पास कहता है कि आरबीसी जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका भी साइज जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो जनरली माइक्रोमीटर में होते हैं, और माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, इस टाइप की चीज़ें, मतलब 0.0000001 मीटर, इतना छोटा के आसपास ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट बोले तो नर्व सेल, हमारे बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का ही कह लीजिए जो नर्व सेल है ना, ये जो नर्वस सिस्टम पूरा हमारे ब्रेन से निकलता हुआ चल रहा है, तो वहाँ पर आपके पास एक नर्व सेल न्यूरॉन्स के नाम से देखने को मिलेगा। वो नर्व सेल जो आपके पास वो लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है। नेक्स्ट आपके पास लार्जेस्ट की बात करेंगे तो आपके पास जो ऑस्ट्रिच एग होता है ना, शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में जब वो बेसिकली अंडा बनता है उसी टाइम पे उसका जो सेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें हैं जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे। शेप ऑफ सेल की जो सेल है उसके शेप क्या क्या है, तो अभी मैंने बता ही दिया था। अब अगर आप सेल के बारे में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें पता चलेंगे। पहली बात वो स्मॉलेस्ट होता है, दूसरी बात वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलेंगे, तीसरी बात उसका खुद का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है ना, शेप बता दिया। चौथी बात उसका खुद का कुछ ना कुछ फंक्शन है। पांचवी बात उसकी खुद की कुछ ना कुछ अपनी लाइफ स्पैन है। तो ये 5 चीज़ें हमेशा आप एक सेल के बारे में लिखेंगे और ये चीज़ें आप लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट आएगा, और जब उनके अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर के जाकर आप बात करेंगे तो और भी ज़्यादा फील आ जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे पहले बात बोल दिया कि डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं, ये चीज़ पहले भी बताया। अगर मैं आरबीसी की बात करता हूँ तो वो रहेगा आपके पास सर्कुलर, गोल सा एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब ऐसा होता है, अगर मैं एक बाइकनकेव लेंस भी होता है, तो बाइकनकेव लेंस जब मैं बोलता हूँ तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाता है, इस तरह से रहता है, मतलब दोनों एंड से मोटी रहती है और बीच में से पतली रहती है। तो अब इसी चीज़ को साथ में क्या बनाना है, सर्कुलर बनाना है। तो सर्कुलर आप इस तरह से बनाएंगे,
ठीक है। और इधर 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 मोटा रहेगा और बीच में से इधर पतला रहेगा, इधर से वैसा ही रहेगा और उधर से भी आपके पास वैसा ही रहेगा। सिंपल से एक एग्जांपल बोलता हूँ, एक सर्कल के शेप का आपको टैबलेट मिलेगा, जो मेडिसिन का टैबलेट होता है उसकी बात कर रहा हूँ। गोल सा ऐसे सर्कल सा एक टैबलेट मिलता है, उस टैबलेट में इतना समझ लीजिए कि इधर से भी बीच में से बिल्कुल डिप्ड है, डिप्रेशन है, और उधर से भी डिप्रेशन, कहने का मतलब दोनों तरफ से चपटी अंदर अंदर, तो वो वाला रेड कलर का जो होता है शेप जो होता है वो हो जाता है आपके पास आरबीसी का। नेक्स्ट आपके पास WBC, तो वो है आपके पास एमेबॉइड कहते हैं। एमेबॉइड मतलब अमीबा के शेप का। तो अमीबा को कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, आप इस तरह से बोल देंगे तो वो आपके पास अमीबा बन जाता है, अमीबा जो बोल रहे हैं। तो ये जो अमीबा है आपके पास उसी के शेप का आपके पास WBC का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। नर्व सेल सबसे ज़्यादा आपके पास लॉन्ग रहता है, ऑफकोर्स नो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा जैसे थिन वायर रहता है ना, थिन वायर समथिंग लाइक दैट, उस टाइप से आपको देखने को मिलता है। और मसल सेल बोलते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं। जैसे कि हमारा मसल्स है, हम क्या करते हैं इस तरह से बॉडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे वाले जो मसल्स हैं पहले क्या होगा, श्रिंक हो गए जब मैं इस तरह से मोड़ा, बट जब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो क्या हो रही है, क्या हो गई इस तरह से, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इस तरह करते हैं श्रिंक हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और इस तरह से आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेच हो गए। तो जितने भी आपके पास मसल सेल्स होते हैं वो लंबे तो होंगे ही होंगे, नो प्रॉब्लम, साथ में कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी उसमें होती है, श्रिंक होने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट आपके पास गार्ड सेल्स क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं, आपने लिव्स देखे होंगे, पत्ते देखे होंगे, है ना, पत्ते में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के तो स्मॉल पोर्स होते हैं, इसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो जो स्मॉल होल्स होते हैं उसको जनरली क्या कहते हैं, हम गार्ड सेल्स कहते हैं। वो जो सेल होते हैं क्लोज और ओपन, क्लोज ओपन होते रहते हैं, तो उसके जो शेप होते हैं जनरली बीन शेप्ड का होता है, समथिंग लाइक दिस, ये एक साइड का हो गया और ये दूसरे साइड का हो गया। तो ये आपके पास एक गार्ड सेल्स इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो बीन आपने देखा है, जैसे कि आपने राजमा टाइप का समथिंग देखा होगा, तो उसको बीन कहते हैं, बीन शेप का आपको देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम फटाफट। तो अब जो हमारे पास आ जाता है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल आ जाता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये कौन सा पेज है बेसिकली हमारे पास, ये 6 नंबर का पेज है, क्योंकि 6 नंबर के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इन्हीं की डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। इस इमेज में आपको जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, यस मैं कह रहा हूँ जितने भी चीज़ें दिख रही हैं उनके बारे में 1 बाय 1 करके उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा टाइम जो है वो थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को समझने के लिए, बट ठीक है, मज़ा सा आ जाएगा आपको, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके बारे में आपको यहाँ पे हम दे देंगे। ओके, तो ये रहा आपके पास सेल। तो जनरली जो हम सेल पढ़ने वाले हैं 2 टाइप के, एक तो एनिमल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो सेम है। तो जो जो कुछ डिफरेंस है उसको तो हम ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो एक्चुअल में सेम चीज़ें हैं वो भी पढ़ना है अपने को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना कार्यक्रम जो शुरू कर देते हैं। सेल आपके पास नॉर्मली कुछ इस टाइप का शेप का मिल जाएगा हमारे बॉडी में। ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला है, जिसको यूँ समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा करके और आपको यहाँ पे इसको दिखाया गया है। तो नाम एक बार देख लीजिए, आपको हमारे बॉडी में गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी को तो गोल्जी एपरेटस हो गए, सेंट्रियोल्स के नाम से जाएं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम्स, अभी बस नाम सुन लीजिए, ठीक है, काम अभी समझेंगे। और ये वाला सेल मेम्ब्रेन है, सबसे आउटरिंग कवरिंग वाला। साथ में न्यूक्लियस में 3 चीज़ देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर पोर है आपके पास, ये वाले छेद जो होते हैं, और एक न्यूक्लियॉन्स रहते हैं अंदर आपके पास कुछ इस टाइप से ग्रेनुअल्स टाइप के देखेंगे। और नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग, उसको एक तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दीजिए। जैसे ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है, देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये जो कवरिंग है बाहर वाली, उसी टाइप से न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी होती है आपके पास। और हमें क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म, ये जो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे थोड़ा वाटर ये होता है, ये वाला, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा हमारे पास, है ना, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपके पास, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब सेल को जिंदा रखने के लिए जिनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ये देता है, और यू कैन से ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में, सबके बारे में भी पढ़ना है अपने को, तभी बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब अगर मैं प्लांट सेल के बारे में आ जाता हूँ, तो जैसे कि इसमें आपके पास सेल मेम्ब्रेन था, ठीक, समथिंग सेल मेम्ब्रेन, हालांकि इसके अंदर भी है, यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये ग्रीन वाली लाइन है ना, ये वाली ग्रीन वाली लाइन, वो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन। लेकिन इससे ऊपर वाली जो कवरिंग है उसको हम सेल
वॉल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको? सेल वॉल। तो हमेशा इस वाले में तो आउटर वाली कवरिंग हो गई सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इस वाले में जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, अंदर साइटोप्लाज्म है, ये वाला देख लीजिए अंदर वाला, ये जो थिक वाले अंदर पूरा का पूरा मटेरियल है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं ये वाला, लेकिन ये वाटरी सब्सटेंस है। तो इस ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर वाला आपके पास सेल वॉल है। तो कहीं ना कहीं इसमें से सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या था? सेल वॉल, इनके बीच में लाई करता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। देखिए मोस्टली जो चीज़ें हैं जो इसमें है वो इसमें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं 4 से 5 चीज़ें जो एक में नहीं है और दूसरे में है, और दूसरे में तो इसमें नहीं है, और दोनों की अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गई भैया स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात को आगे बढ़ा देते हैं और हर एक जो आपके पास यहाँ पे पार्ट्स है इनके अंदर, उन सब के बारे में एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑर्गेनेल्स नाम का एक जो वर्ड है वो आपको और भी कई बार जो है वो देखने को जरूर मिलने वाला है। तो इसका कलर चेंज करके लिखूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। यहाँ 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 पे कलर 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 करते हैं रेड, ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स के बारे में यहाँ पे आपको चीज़ों को देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनेल्स का मतलब ये हो गया, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। साइटोप्लाज्म में जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म में ये वाला पूरा पोर्शन जो एक तरह का साइटोप्लाज्म में जो वाटर का पूरा है, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा जो वैक्यूल जो कह सकते हैं जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है स्पेस, वो पूरा क्या आपके पास पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। देखिए इस वाले एरिया को इसीलिए दिखाया क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया ना, ये आपके पास साइटोप्लाज्म है आपके पास, ये जो खाली खाली से है पूरा। अच्छा, वो खाली खाली सा तो ठीक है। अब आगे की चीज़ों को समझने की जरूरत है कि ये जो आपके पास सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये इन सबको एक साथ जब टुगेदर बोलते हैं तो उनको जनरली एक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स। मतलब कहीं ना कहीं अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं अब हम, और यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अगर ये मैंने ऐसा लिखा है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि वो एनिमल सेल का है या फिर प्लांट सेल का। इसका मतलब ये है कि वो दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कुछ ऐसा होगा जो दोनों में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ एक में पाया जाएगा, जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ पे सेल वॉल, सेल वॉल मैंने क्या लिख दिया? प्लांट सेल्स ओनली। तो प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन जरूर कर दूंगा कि वो अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली एनिमल सेल में तो एनिमल सेल लिख दूंगा, और पर्टिकुलर अगर प्लांट सेल में पाया जाता है प्लांट सेल लिख दूंगा। अदरवाइज जो अगर नॉर्मल रहने वाला है तो आपके पास दोनों सेल का काम करने वाला है, दोनों सेल में ही मिलेंगे, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर में देख लेते हैं पहले कहाँ पे है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको चारों तरफ की आउटर कवरिंग, ये वाली, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इस वाले में भी, इसमें जो ग्रीन कलर के जो आपके पास दिखा गए हैं चारों तरफ की आउटिंग लेयरिंग, वो वाली जो चीज़ आपके पास, वो क्या आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है। कंप्लीटली बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बाहर वाला तो आपके पास सेल वॉल है, उसके जस्ट अंदर जो है आपके पास लाइनिंग, उसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, क्लियर है। तो ये जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है, राइट। उसके बाद हम ये देखेंगे उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कहा था आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल सेल होगा ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनिमल सेल, ठीक है। ये भी कलर फील नहीं दे रहा, इसमें हम वाइट चला देते हैं। तो एनिमल सेल्स का जो सबसे आउटर वाला पार्ट है वो क्या आपके पास क्या हो गया? वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एनिमल हो गया, या फिर प्लांट वाले का कहाँ पे है? वन बिलो, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? बिलो सेल वॉल, ऐसे करके आप डिफाइन कर देगा अगर आप प्लांट्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, नॉर्मल सी बात है ये चीज़ें। तो ये लिविंग रहते हैं आपके पास, ठीक है। हैव फाइन पोर्स, इसमें कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं। फाइन पोर्स मतलब बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। उसके बाद कहा जाता है ये सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ गिने चुने पार्ट्स को अंदर जाने दे रहा और अंदर से बाहर जाने दे रहा।
इसको कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम घर में चने को भिगोते हैं ना, चने जो होते हैं ग्राम, उसको पानी में डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद 1 घंटे 2 घंटे नहीं, लगभग 4 घंटे के आसपास हो गया होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन एंटर मारता है पता है? पानी, वाटर। बाकी अगर मैं मान लो अगर मैं उसको गंदे पानी में भी रखता हूँ तो गंदा वाला जो पार्ट है आपके पास, डस्ट पार्टिकल्स, वो उसके अंदर नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर अंदर जाता है। तो उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि उसके कवरिंग में क्या है आपके पास? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि सेमी मतलब कुछ होते हैं, आधा होता है, कुछ अमाउंट को जाने देना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अंदर जाने देना, सारी चीज़ों को अंदर, या फिर अंदर से भी बाहर की बात कर रहा हूँ वो भी नहीं होने देना। तो सेम कहानी आपके पास यहाँ पे आपके पास है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने देता है। ये मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ये लिपोप्रोटीन्स के बने होते हैं। तो अब ये लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं भाई, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। लिपोप्रोटीन्स को हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? लिपिड्स के नाम से जानते हैं। और लिपिड्स का मतलब हो गया आपके पास इसमें दो चीज़, एक तो आपके पास प्रोटीन्स हो गए और दूसरा आपके पास फैट्स हो गए। यस, अगर आपके पास प्रोटीन्स और फैट्स दो चीज़ से मिलकर बने हैं तो हम उसको क्या देते हैं? लिपिड्स, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मतलब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ है, मतलब प्रोटीन्स के साथ साथ उसमें फैट्स भी है। नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस की, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या काम है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फटाफट हम डिस्कस कर लेंगे। ये सेपरेट करता है ऑफ कोर्स एक सेल के इंटरनल पार्ट से आउटर वाली सराउंडिंग से, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा ये रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ सर्टन सॉल्यूट एंड आयंस, तो कुछ सॉल्यूट क्या है आपके पास जो अंदर जा रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में वो है, या फिर कुछ पर्टिकुलर आयंस को ही अंदर जाने देता है, वही चीज़ कहता है, उसको रेगुलेट करता है। और मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग है वो पिचक जाएगा तो सेल का साइज वो नहीं होगा, है ना, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसके शेप को भी बनाकर रखने की कोशिश करते हैं कौन? सेल मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए दूसरे की बात करते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखें तो सही कि है क्या। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा। जो सेल वॉल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास प्लांट सेल्स है ना, प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया प्लांट सेल, और उसकी जो सबसे आउटर वाली कवरिंग है वो आपके पास सेल वॉल है। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट इन प्लांट सेल है। ये क्या होता है? नॉन लिविंग होते हैं। साथ में सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या कहते हैं? ये सराउंड करता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। साफ साफ अभी स्ट्रक्चर में अपने को दिख गया है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर है फ्रीली परमेबल। फ्रीली देखिए वो जो था आपके पास सेल मेम्ब्रेन वो था सेमी परमेबल, और ये था आपके पास फ्री परमेबल। ये मतलब ये कुछ भी अंदर जाने को दे देता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं जाने देता, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाने देता है। नेक्स्ट है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस। देखिए सेल्यूलोस एक नेचुरल सब्सटेंसेस समझ लीजिए जो प्लांट्स में मिलते हैं, उसी चीज़ का ये जो है वो आपके पास बना होता है। अब है इसके कुछ काम, ये है आपके पास गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। ऑफ कोर्स ये सबसे आउटर कवरिंग है तो उसका ये काम है ही है कि वो रिजिडिटी मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है खड़ा रहने में, सेल्स को बिल्कुल अच्छे से और उसको शेप में रखने में कोशिश कर रहा है। ये अलाउ करता है कुछ सब्सटेंसेस को ऑफ कोर्स अंदर जाने में, और प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन। पूरे सेल को क्या करता है? प्रोटेक्शन। अब ये वाला प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन आप सेल मेम्ब्रेन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक और लगाकर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन नाम की एक चीज़ लिख सकते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि इसका भी काम कहीं ना कहीं, वैसे तो ये डेलिकेट है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेल के लिए बहुत, ठीक है ना, जिस हिसाब से वहाँ पे उसके लिए बहुत है, ये उसको प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब हम। ये भी हो गया आपके पास सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म में मैंने कुछ नहीं लिखा कि एनिमल सेल का या प्लांट सेल का, तो 100% वो दोनों सेल के, और दोनों में ये चीज़ है। तो अब पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो प्लांट सेल है या फिर जो एनिमल सेल है उसमें साइटोप्लाज्म क्या है। तो ये जो वाटर वाला पार्ट है बेसिकली कंप्लीटली, ये सारे ऑर्गेनेल्स को छोड़ दीजिए तो जो बचेगा वो बेसिकली क्या रहने वाला है? साइटोप्लाज्म रहने वाला। देख लीजिए है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये वाले फ्री वाले पार्ट,
है ना, खाली वाले। तो ये आपके पास साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म है क्या एक्चुअल में, सारे के सारे ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जो सारा का सारा पार्ट है वो एक तरीके से कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट आपके पास कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, है ना, जैसे प्रोटीन्स वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई, उन सबको क्या करता है, कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। कौन, साइटोप्लाज्म, वाटर और कुछ अदर सब्सटेंसेस। ऑल्सो कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स, ऑफकोर्स ऑर्गेनल्स वहाँ पे आपको दिखी गई, जितने भी पार्ट्स थे उसको भी क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है। फंक्शंस है, फंक्शंस कहा जाता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन इट। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब यूँ समझ लीजिए डाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो उस वाली समझ लीजिए कि कुछ अमाउंट में कुछ सब्सटेंसेस गए, वहाँ पे उसका डाइजेशन हुआ, वहाँ से एनर्जी हुआ, एसिमिलेशन हुआ, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, पूरे बॉडी में फैला है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ऑफकोर्स जितने भी ऑर्गेनल्स उसमें हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका क्या है, अलग अलग फंक्शंस हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले के पास हम पहुंच जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। क्या कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और शॉर्ट फॉर्म में आपको ये इसका जो देखने को मिलेगा वो ER, सिंपल फर्स्ट लेटर और कुछ नहीं है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन्ड ट्यूबल्स होता है। अब सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है किधर। ये दिख रही है, एक ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक ये है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सर दो दो कैसे, तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको एक चीज़ का पता चलेगा कि इसमें कुछ डॉट 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 से लगे हुए हैं, और ये जो चीज़ है आपके पास इसमें डॉट 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 नहीं है, बट ये भी आपके पास ER है और ये भी आपके पास ER है। ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, अगर इसमें देखेंगे तो आपको रफ लिखा हुआ दिखेगा, इसमें आपको स्मूथ लिखा हुआ दिखेगा। देखिए रफ इन डॉट्स की वजह से कह रहे हैं इसलिए इसको रफ बोल रहे हैं, और ये इसमें नहीं है इसकी वजह से इसको हम स्मूथ बोल रहे हैं। अब ये रफ वाला पार्ट है वो है क्या, उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं हम, राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, ये जो राइबोसोम्स है या तो इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच मिलेंगे या फिर इस तरह से फैले हुए भी कहीं पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये एक तरीके से कुछ नहीं है, तो वो क्या आपके पास है, राइबोसोम्स रेक्टिकुलम, सॉरी राइबोसोम्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे अलग से भी, और अटैच्ड के फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है। लाइक जैसे ये है आपके पास, वैसे तो ग्रेनुअल्स है बट इसी टाइप से ये वाली भी चीज़ें इस तरह से रखा हुआ कहीं पे मिल सकता है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वापस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसमें बता दिया कि ये क्या होता है आपके पास, इरेगुलर, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इसका। ठीक है, तो इरेगुलर है, और साथ में आपके पास इसके डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, उसके दो मेम्ब्रेन अभी देखा होगा आपने उसमें बना हुआ, और आपके पास ट्यूबल्स रहते हैं, मतलब एक ट्यूब की टाइप का चीज़ें रहती है। साथ में आपके पास कहता है लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। अब ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि कहाँ पे लाई कर रहा है वो। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इतनी बात। ये पूरा का पूरा क्या आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। कहाँ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे चीज़ें, तो इसके और इसके बीच में ठीक यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इससे थोड़ा सा कनेक्टेड है, और ये पूरा कंट्रोल जो है इससे इधर को लेन देन जो सिस्टम रहता है उसमें ये ज़रूर ही हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब वापस आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, तो इसके फंक्शन पे लेकर आता हूँ मैं आप लोगों को। जो फंक्शन होता है वो सपोर्टिव फ्रेम ऑफ द सेल होते हैं, मतलब पूरे सेल को सपोर्ट करके रखने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरे प्लांट को कौन सपोर्ट करके रखता है, एक तरीके से जो स्टेम होता है ना, बिल्कुल सबको बिल्कुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसी टाइप से ये फ्रेम ऑफ द सेल है। जैसे बॉडी का, जैसे कार हो गया, जैसे बाइक हो गए, इनके चेचिस जो होते हैं जिसको उनको फ्रेम भी बोलते हैं, तो वो जो चीज़ है पूरे को संभाल के रखता है, पूरे का कैरियर होता है एक तरीके से, तो उसी टाइप से ये भी सपोर्टिव करता है। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो जो प्रोटीन्स एंड फैट्स की बात कर रहे हैं, जो लिपोप्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, उसको ये बनाता है। सिंथेसिस मतलब बनाना होता है, और ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो इनका ये जो काम होता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए।
अब जो ईआर होता है आपको मैंने पहले बता दिया, दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसमें आपके पास नो राइबोसोम्स अटैच्ड, स्मूथ वाले में राइबोसोम्स आपको अभी बता ही दिया, नहीं देखने को मिलता, बट राइबोसोम्स में क्या रहेंगे आपके पास, अटैच्ड रहेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात। अब राइबोसोम्स क्या होता है आगे हम पढ़ लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो इसके सबसे अगर बात करें तो स्फेरिकल या फिर रॉड के शेप का होता है, वो अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि क्या है आपके पास, किस टाइप का है ना। नेक्स्ट है डबल वॉल्ड बैग्स रहते हैं, डबल वॉल्ड, दो वॉल का एक बैग्स रहता है इसमें, और साथ में अंदर विलाई रहता है। विलाई का मतलब होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, पता नहीं इसमें बनाकर दिखाया है भी या नहीं दिखाया है ना, बट मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इधर, ये रहा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर देखिए या तो स्फेरिकल शेप का रहेगा कुछ इस टाइप का, या फिर इसमें आपको थोड़ा सा रॉड शेप का देखने को मिलेगा, थोड़ा लंबा सा, देखिए ये वाला थोड़ा सा स्फेरिकल, थोड़ा सा रॉड, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें कहा जाता है इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम जनरली विलाई के नाम से जानते हैं। ये वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अंदर रहता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट अगर आप नोटिस करते हैं, इसमें लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन डीएनए, मतलब इसकी खुद की डीएनए होती है। डीएनए मतलब अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए कि ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इतनी बात। तो डीएनए का आपके पास कुछ नहीं, एक तरीके का एसिड है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड, न्यूक्लियक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड रहता है। चलिए, अब कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब हमें नीड होती है तो सेल को प्रोवाइड करता है, ताकि सेल जो अपने फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से कर सके। कौन सा फंक्शन, तो सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का मतलब ये है कि जब भी हम रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे जितने भी टाइप के एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, उस रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाने में हेल्प करता है, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को होता है, बेसिकली रेस्पिरेटरी से भी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जितने भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो हेल्प करवाता है हमें सारे प्रोसेस को ईजिली करवाने में, उसको ये प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है ना। और दूसरी, ये एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। और तीसरा क्या, प्रोडक्शन करता है एनर्जी का एटीपी और एडीपी के फॉर्म में बेसिकली, और वो रहता है आपके पास इसका एडोनिसिन, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास एडोनिसिन फॉस्फेट, और वो अलग कुछ नहीं, इसमें ट्राई की जगह डाई आ जाता है, डाई, बाकी सब कुछ सेम। तो एडोनिसिन डाईफॉस्फेट, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जी का फॉर्म है और ये थोड़ा सा कम एनर्जी का फॉर्म है। तो ये वाला ज़्यादा आपके पास प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से पूरा सब कुछ बैलेंस रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, सेल का। नेक्स्ट आपके पास गोल्जी अपरेटस, या फिर इसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से भी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा सेल में, है ना। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए गोल्जी बॉडी देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए गोल्जी बॉडी यहाँ पे लिखा है, और इसमें भी आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिल रहा है, ये रहा, ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ आपको वो चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए। हम कहाँ पे आ चुके हैं अभी, हम आ चुके हैं गोल्जी बॉडी पे। तो आइए अब हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लिखा हुआ है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स। तो देखिए, एक मेम्ब्रेन हो गया, ये दूसरा मेम्ब्रेन हो गया, ये तीसरा मेम्ब्रेन हो गया, ये चौथा मेम्ब्रेन हो गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होता है, तो उसको हम स्टैक बोलते हैं। और फ्लैटन मतलब फ्लैट मेम्ब्रेन है, खत्म बात। तो उस टाइप का ये शेप को डिफाइन कर रहा है और कुछ नहीं। ये कहता है कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुल्स, मतलब कुछ इस टाइप का इसके ट्यूबुल्स बने हुए रहते हैं, ट्यूब जैसा समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का। तो अभी आपने स्ट्रक्चर में देख ही लिया हो। तो नेक्स्ट है आपके पास फंक्शंस। फंक्शंस में कहा जाता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो जैसे कि सेल्स के थ्रू बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स जिसके हमें रिक्वायरमेंट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को आगे कैरी आउट करने के लिए, और हार्मोन से बहुत सारे हमारे बॉडी में कंट्रोल होते हैं फंक्शंस। तो उन सबको क्या करता है, ये उसको बनाता है और उसको सिक्रेट करता है, ठीक है, इतनी बात, हेल्प करवाता है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट है आपके पास राइबोसोम्स। अभी आपको बता ही दिया, या तो अकेले मिल सकते हैं या तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच्ड मिल सकते हैं, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कह देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें
ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जनरली सॉलिड वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, स्पेरिकल के शेप का रहता है जनरली। कहता है आइदर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहीं भी फैला हुआ होगा, और अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आपके पास अटैच्ड मिल सकता है, आउटर वाले पार्ट में, इंटरनली नहीं, अंदर से नहीं, ठीक है ना। ये तो सिंगल वॉल्ड रहते हैं, है ना, जैसे कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया था वो डबल वॉल्ड थे, ये क्या आपके पास सिंगल वॉल्ड है। ये डेंस रहते हैं, काफ़ी घने रहते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। ये स्फेरिकल बॉडीज होते हैं, साथ में कंपोज रहते हैं RN के, RNA फिर से आपके पास वही न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन आपके पास R का मतलब ये है राइबो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। जनरली ये आपके पास सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है। RNA के भी आपके पास वो क्या कहते हैं, इसके पास 3 पार्ट होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अभी आपको इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक को कहते हैं mRNA, एक को हम कहते हैं rRNA, और एक को हम कहते हैं tRNA। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अभी इन तीनों के बारे में, बस अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए ये RNA के बने हुए रहते हैं। RNA का जो मेन जो काम होता है प्रोटीन से सिंथेसिस से रहता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम रहता है। मतलब अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो आपको प्रोटीन्स बनाने से चीज़ें जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अभी के लिए आप इनके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें कि ये क्या है और कहाँ से आ गया, बट इतना समझ लीजिए कोई एसिड है जिसको हम राइबो कह रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, जैसे DNA था, ठीक उसी टाइप का इसका काम रहता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का। एक्चुअल में RNA नहीं करता, इसके अंदर वाले जो फंक्शन होते हैं, जो अंदर वाले जो पार्ट होते हैं वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स भी आप लोगों ने यहाँ पे आई होप देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आइए दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको, है ना। आइए लाइजोसोम्स यहाँ पे है, देखिए ये रहा आपके पास लाइजोसोम्स, और इधर कहीं पे आपको मेरे हिसाब से लाइजोसोम्स दिखाया नहीं है, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना, अगर मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये प्लांट सेल में है या फिर एनिमल सेल में, तो 100% दोनों में है। तो बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे प्लांट्स में लाइजोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं, और कुछ कुछ में नहीं होते हैं, बट अभी मैं लेकर चल रहा हूँ वही प्लांट्स में भी होते हैं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये लाइजोसोम्स समझ लीजिएगा कि यहाँ पे है, ठीक है, इतनी बात। चलें आगे, और अब हम पढ़ लेते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। तो अभी हम लाइजोसोम्स यहाँ आ गया, ये रहा हमारा लाइजोसोम्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। लाइजोसोम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो इसमें बोलेंगे स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो छोटे छोटे एक तरीके से कहते हैं कि स्फेरिकल बॉल टाइप का वेसिकल्स रहते हैं जो कि अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो सेल क्या करते हैं, एक तरीके से इस टाइप के एंजाइम्स जो है लाइजोसोम्स में बचा के रखता है, और वो सारे के सारे जो फॉरेन सब्सटेंसेस तो उनको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड वाला सब्सटेंस मत समझ लीजिएगा, बॉडी के बाहर वाले जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है उसको हटाना है, डाइजेस्ट करवाना है, उसकी बात करता है, ठीक है। फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बात आता है इंटरसेल्युलर, ऑफ कोर्स डाइजेशन वाला मेन प्रोसेस है इसका, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट कहता है डेस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, ये हमने आपको बता दिया। दूसरा कहा जाता है डाइजेस्ट कार्टिलेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो जब भी हड्डियां बनते हैं उस टाइम पे जो कार्टिलेज बनते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट उभर के निकल कर आते हैं, समझ लीजिए अभी कार्टिलेज का मतलब, तो उसको क्या करता है ये डाइजेस्ट कर देता है और बोन को एक शेप पर्टिकुलर दिखाने की कोशिश करता है। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड, कहता है जब सेल अपने आप या तो उसकी एज हो जाती है, लाइफ स्पेन कंप्लीट होने वाली होती है, या फिर किसी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे मारा, बहुत तेज की मारा, इतनी तेज की मारा कि यहाँ के जो सेल्स हैं वो लगभग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। तो इंजर्ड होने के बाद क्या करते हैं, ये सारे के सारे सेल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, है ना, ये सारे के सारे अपने सेल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं खुद को, और इसीलिए इसको कहा जाता है हैंस कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। खुद को इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम्स को, ध्यान रखेगा। इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स एंड व्हाई, इस टाइप का क्वेश्चन बन के आता है। तो आप बोल देंगे लाइसोसोम्स को कहा जाता है क्योंकि जब भी वो ओल्ड हो जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, वो खुद को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाती है उसकी थैली, और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू खुद को क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर हम निकाल देते हैं।
चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। 15 पेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास सेंट्रोसोम। अब इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि ये सिर्फ एनिमल सेल में जो आपके पास वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि ये ऐसा पार्ट है, एक ऐसा रीजन है जो कि सराउंडिंग्स रहते हैं द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। तो इसको वापस आपको थोड़ा सा फिगर में मुझे को दिखाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को थोड़ा सा फील आएगा देखने में और समझ में आएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सेंट्रोसम पढ़ाने के लिए। पहले ये देखिए, ये क्या, ये सेंट्रियोल्स दिख रहा है, यस। सेंट्रोसम आपको यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। सेंट्रोसम आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो सेंट्रोसम सर कहाँ दिखेगा, तो ये एक रीजन है, ये एक पार्ट है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बस सेंट्रियोल्स देखने को मिलता है, उसी को सेंट्रोसम कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात। कहाँ की हो, कहाँ की हो, कहाँ की हो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो। तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, वही कहता है एक रीजन है, एक पार्ट है, एक जगह है, ठीक है। कंटेंट्स 1 और 2 सेंट्रियोल्स। तो कहता है या तो एक या फिर एक से ज़्यादा जो सेंट्रियोल्स हैं वो ये जो सेंट्रोसम के एरिया में है वो आता है, ठीक है। ये एक एरिया है, एक पार्ट है, एक जगह है। फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है ये इनिशिएट करता है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। देखिए सेल डिवीजन को प्रमोट करने का मतलब ये है कि सेल को एक तरीके से डिवाइड करके हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना, एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करना। इतनी बात समझ लीजिए, जहाँ पे भी सेल डिवीजन हो रहा होगा वहाँ पे जनरली ग्रोथ की बात की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि स्पिंडल फाइबर्स को ये क्या करता है, बनाता है, और किसके हेल्प से बनाता है, तो बेसिकली एस्टर्स के हेल्प से बनाता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक तरीके से एक ऐसा फाइबर जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास, सिंपली ये क्या नाम है, सेंट्रोसम कर रहा है, और वो बनाने की कोशिश करता है, और साथ में किसकी मदद लेता है, तो एस्टर्स की मदद लेता है। तभी यूँ समझ लिए कि आसपास उसके कुछ ऐसे केमिकल्स जिसका यूज करके वो उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्लास्टिड्स। अच्छा, प्लास्टिड्स ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई कर दिया, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात। चलिए सबसे पहले देखेंगे, अगेन ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दूसरी बात, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ लीजिए इसको। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने का मतलब समझ रहे हैं ना, खाना बन रहा है, मतलब ग्रीन प्लांट्स में। ऑफकोर्स आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक सिर्फ प्लांट में बोला, एनिमल में नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये शेप बता रहा है कि कुछ इस टाइप के जो शेप है वो देखने को मिलते हैं, या तो ओवल, या तो स्फेरिकल, या तो डिस्क शेप्ड होता है। नेक्स्ट कहा जाता है क्लासीफाई, जब हम करते हैं इसको तो 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और एक तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तीनों सेम ही लिख दिया मैंने, क्रोमो है ना, तो एक को क्लोरोप्लास्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। एक ल्यूकोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है, और एक क्लोरोप्लास्ट है। ये 3 में आपके पास क्लासीफाई करते हैं। जब फंक्शन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स ऊपर से तो प्लास्टिड है, बट एक्चुअल में काम इन तीनों का ही है, पहले का, ये दूसरे का, और ये तीसरे का। इन तीनों का मैंने काम यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन में, ठीक है ना। मेन जो चीज़ है, एक ऊपर बॉडी है ना, ऊपर बॉडी है। अब मेन जो काम हो रहा है अंदर वाले कर रहे हैं, तो अंदर वाले ये 3 पार्ट हैं, तो वो 3 पार्ट कैसे कैसे काम कर रहे हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला वाला जो काम है वो देख लेते हैं, यहाँ पे इधर लाते हैं। पहले मेन चीज़ यहाँ पे हम फोकस करके पढ़ेंगे। पहली बात, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट इन कलर होते हैं। इसमें किसी भी तरह का जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट का काम होता है कलर को देना, तो इसमें कोई किसी भी तरह की कोई पिगमेंट नहीं किसी भी कलर का, इसलिए क्या होता है, व्हाइट इन कलर होते हैं। ये स्टोर करता है स्टार्च को, जिस टाइप से हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, सेम उसी टाइप से आपके पास ये स्टोर करके रखता है कि इसको, स्टार्च को। और साथ में ये पोटैटो हैव हाई ल्यूकोप्लास्ट। सिंपल देखेगा, पोटैटो जनरली क्या रहता है आपके पास, व्हाइट इन कलर रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। ये इस बात को ध्यान से समझिएगा, उसमें क्या होता है, ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, और इसीलिए उसमें क्या रहता है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में ज़्यादा रहता है, इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब सिंपल सी बात है, क्रोमो का मतलब कलर ही होता है। तो कहा जाता है दिस वेरियसली कलर्ड प्लास्टिक। इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। बेसिकली ये प्लास्टिड होते हैं जो कलर वाले होते हैं। एक कहता है येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, कुछ रेड होते हैं, प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो प्लांट्स में जहाँ जहाँ पे आपको कलर देखने को मिलेगा ना, वहाँ पे आप समझ लीजिए क्रोमोप्लास्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कुछ पिगमेंट से प्रेजेंट है। तो एक होता है जेंदो, क्या कहते हैं इसको,
जेंदोफिल आपके पास येलो कलर का रहता है, और एक रहता है आपका कैरेटिन, आपने गाजर कलर का सुना होगा है ना, ऑरेंज रेड रहता है थोड़ा सा, उस टाइप का कैरेटिन कहते हैं इसको, कैरोटीन। नेक्स्ट है आपके पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब यहाँ पे जनरली आपको ग्रीन से मतलब रखना है। तो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है ये बेसिकली, और हैव ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और आपको पता ही होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। इस क्लोरोफिल का जो फंक्शन है उसका काम करता है, क्या कहता है, ये ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को। किसको ट्रैप करता है ये, सनलाइट को, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को, और इन दोनों को मिलाकर आपके पास सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या रहता है आपके पास, वाटर रहता है, इन तीनों का प्रेजेंस में आपके पास ग्लूकोज निकाल कर दे देता है आपको, राइट। ग्लूकोज और साथ में क्या निकाल कर देता है आपके पास, ऑक्सीजन निकाल कर देता है। फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह सकते हो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना। तो प्लास्टिड को मैंने एक तरीके से कह दिया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वाले पार्ट में तो हो ही रहा होगा कुछ ना, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो यहाँ पे हो रहा था क्लोरोप्लास्ट वाले में। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अगर मैं स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूँ प्लास्टिक्स को, तो कहीं ना कहीं आपको उतने अच्छे से जो है वो देखने को कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक आधे और मैं चेक किया फिगर में, वहाँ पे भी मेरे को जो है वो प्लास्टिक जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं था। डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए, इसमें जो आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा और इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स का है, ठीक है ना, प्लांट सेल का। चलिए अब हम वापस चले जाते हैं कुछ यहाँ पे, और नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस से पहले क्या है आपके पास, न्यूक्लियस ही है। तो न्यूक्लियस तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगला पार्ट न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, देखिए ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें भी है, और ये आपके पास पूरा का पूरा क्या बना दिया, न्यूक्लियस। और यहाँ पे भी आपके पास देखिए बिल्कुल उसी टाइप का सेम न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो अब हम न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। तो चलिए अब हम न्यूक्लियस को पढ़ लेते हैं। आ जाओ बेटा, न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कहा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। पूरे अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स थे सब में से क्या है आपके पास, ये एक क्या कहते हैं इसको, बड़ा साइज का है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्फेरिकल एंड डेंस रहता है, लगभग स्फेरिकल ही था थोड़ा सा, और डेंस रहता है मतलब काफ़ी घना होता है। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव स्मॉल पोर्स टू अलाउ एंटर और रिलीज और लिव कह सकते हैं, है ना, रिलीज और लिव सब्सटेंसेस, या तो एंटर करने के लिए या फिर लिव करने के लिए इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का बाहर वाला आउटर कवरिंग, जैसे सेल था तो सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला हो गया, न्यूक्लियस ये रहा, तो न्यूक्लियस का बाहर वाला लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और उसमें फाइन पोर्स होते हैं, फिर से सेल मेम्ब्रेन में था, वो भी अलाउ करता था आने और जाने के लिए, ये भी अलाउ करता है आने और जाने के लिए कुछ भी सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट आपके पास कंटेन्स नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके पास कुछ धागे की तरह पतले पतले से स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं, विच कंटेन डीएनए, जिसके पास क्या रहता है, फिर से डीएनए वाली जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगे, है ना। बोले तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर रहता है क्रोमैटिन फाइबर में, क्रोमैटिन फाइबर में। समझ में आती है इतनी बात। सो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिल रही है, बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर में क्या आपके पास डीएनए है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी डीएनए के अंदर और देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, फिर क्रोमोसोम्स के अंदर देखने को जो मिलेगा वो जीन्स देखने को मिलेंगे, फिर जीन्स के अंदर एक्चुअल में वो ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करता है, और वहाँ से हमारे पास एक हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पेरेंट से चाइल्ड में, ऑफस्प्रिंग में बोल दीजिए, ट्रांसफ़र जो है वो होता है। अब इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, ये एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूक्लियस क्या है, जिस तरह से हमारा बॉडी है और हमारा बॉडी का मेन सेंटर पार्ट क्या कहते हो आप इसको, क्या स्टमक को कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत बोल दीजिएगा। स्टमक नहीं है हमारा सेंटर पार्ट, जो मेन एकदम तगड़ा वाला पार्ट है वो हमारा ब्रेन है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन और इनका जो न्यूक्लियस सेल का, वो लगभग आप सेम कंपैरिजन करके समझ सकते हैं चीज़ों को। कहा जाता है रेगुलेट्स ऑल फंक्शन, सारे तरह के जो फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, इफ़ रिमूव्ड द सेल डाइज कंटेन्स क्रोमोसोम्स, तो सेल क्या होता है, मर जाता है। अगर हमने न्यूक्लियस ही उड़ा दिया तो सबको रेगुलेट नहीं करेगा और सेल क्या हो जाएगा, डाइज, मर जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिमाग निकाल दिया, गयो काम से। नेक्स्ट आपके पास कंटेन्स क्रोमोसोम्स, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले भी हमने क्या देखा, सेल है ना। न्यूक्लियस से पहले हमने क्या देखा, सेल।
सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल देखा। सेल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो आपके पास क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में आपको क्रोमैटिन क्या देखने को मिलेगा, क्रोमैटिन फाइबर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रोमैटिन फाइबर देखने को मिलेगा। क्रोमैटिन फाइबर में आपको जो क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। डीएनए के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स, एक्चुअली क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहता है आपके पास, जीन्स रहते हैं। और ये एक्चुअल में ये जो जीन्स है, अभी 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 के लिए आप इतने समझिए कि जो जीन्स है उसके अंदर आपके पास एक्चुअल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यही आपके पास पेरेंट्स से चाइल्ड में जब जाता है तो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है पेरेंट्स से चाइल्ड में चले जाते हैं। कुछ आपको बिहेवियर में देखने को मिल जाएंगे, कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सिमिलैरिटी, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियस नहीं कह रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इस कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं या तो एक होंगे या फिर एक से ज़्यादा होंगे। ये राउंड रहते हैं, राउंड होते हैं शेप में, स्ट्रक्चर में, और प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं कौन, न्यूक्लियोलस। तो एक बार मैं फिर से आपको जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ बेसिकली फिगर में, ठीक है ना। आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो न्यूक्लियस ये रहा। यहाँ पे अगर देखें न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट 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 देखने को मिल रहे होंगे आपको यहाँ पे। यही आपके पास, ठीक है। इतनी बात मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाने की। हाँ, अब ये वाला मिटा देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, आजा 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 आजा, ये आ गयो रे, ये आ गयो रे। ओके, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेकर इस तरह से ये वाला पूरा, इसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो आपको धागे दिख रहे हैं, ये वाले धागे, ये आपके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, बाहर वाली लेयर है एक तरीके से, ठीक है। और धागे वाले तो एक्चुअल में क्रोमेटिन फाइबर है, आपके पास साफ साफ दिख रहे हैं। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर का यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास इंडिपेंडेंट, ये जो ग्रेनुअल जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट 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 राउंड शेप के दिख रहे हैं, यही है आपके पास न्यूक्लियोलस। क्या यही आपके पास न्यूक्लियोलस कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो और भी जूम कर देंगे, पूरा का पूरा न्यूक्लियोलस आ चुका है आपके पास यहाँ पे। और कर दूंगा तो आपको वैसे भी कुछ दिखेगा नहीं, बट वैसे देख लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात। चलो बेटा वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाओ, ठीक है। चलो अभी इतने रहने देते हैं। ए भाई बड़ा हो जा, बड़ा 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 हो जा, बड़ा 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 हो जा। चलो इतना रहने देते हैं, ठीक है। इतनी बात। चलिए मैं अब इसको ले आता हूँ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, न्यूक्लियस के फंक्शन को देख लेते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है ना, ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हम यहाँ पे थे, ठीक है। लगभग लगभग हम अभी कंप्लीट करने ही वाले हैं कुछ ही मिनट्स में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो चुका है। अब इधर देखेंगे, इसका काम होता है प्रोडक्शन किसका, राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर चिपका हुआ था, देखा था, या फिर वो इंडिपेंडेंटली अलग से स्कैटर किए हुए भी मिल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका काम क्या था, पार्टिसिपेट करना प्रोटीन सिंथेसिस में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो राइबोसोम्स का काम क्या था, प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना, उसको बनाना, राइट। तो वो अगर प्रोडक्शन ही कर रहा है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। न्यूक्लियस सब राइबोसोम्स को ही बना रहा है। जब राइबोसोम्स को बना रहा है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर्स ही आ गया, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या आ जाता है, फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क in the resting stage of the nucleus which condenses into chromosomes during cell division। तो जब सेल डिवीजन होते हैं तो कहीं ना जो ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उसके अंदर के लिए, या फिर वो क्या होते हैं, शेप ले लेते हैं। जब सेल डिवीजन जब बड़े होते हैं एक्चुअल में, तब पता चलता है कि वो क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गए। चलो भाई, अब क्रोमोसोम्स तो हमें निकल कर आ चुका है। फिर क्या था, ये मेडअप ऑफ डीएनए थ्रेड्स। तो डीएनए के थ्रेड से बने हुए रहते हैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स इसके अंदर आपके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। कहा जाता है फंक्शन क्या, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स विच आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट आपके पास वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स है इसमें मैंने लिखा नहीं है,
हाँ ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, मुझे लगा सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। हाँ प्लांट्स में ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बट एनिमल्स में बहुत कम अमाउंट्स में पाया जाता है। और भी मैं डिफरेंस यहाँ पे बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा तो ये कहता है क्लियर स्पेसेस विद वाटर, ठीक है ना। तो कहा जाता है एकदम बिल्कुल क्लीन ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको देखने को मिलेगा, और क्या रहता है आपके पास, वाटर रहता है, फील्ड रहता है। नेक्स्ट आपके पास प्लांट सेल्स हैव फ्यू बट लार्जर वैक्यूल्स वाइल एनिमल सेल्स हैव स्मॉलर वन। ये चीज़ अभी आपको मैंने बता दिया कि प्लांट्स के पास बहुत बड़े अमाउंट में होता है, ज़्यादा स्पेस में आपको वैक्यूल्स ही देखने को मिलेंगे, बट एनिमल्स में नहीं देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कवर्ड बाय ए कवरिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट, कहता है ये एक कवर ऊपर लेयर रहती है इसके ऊपर, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। किसके, तो वैक्यूल्स के। तो एक बार चलिए मैं आप लोगों को वैक्यूल्स फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए इस वाले में आपको कहीं पे वैक्यूल्स देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इसमें दिखाए नहीं है। बट इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट देखिए, मैक्सिमम पार्ट तो वैक्यूल ही, अगर आप इसका नोटिस करें तो देख लीजिए बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये वाटर सा देखा बड़ा सा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या आपके पास वैक्यूल्स है, ठीक है। इतनी बात डन है, चलें आगे। ओके, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा आजा आजा। इसके बाद तो एक ही रहा आपके पास ग्रेनुअल्स, उसके बाद आपके पास एक बार डिफरेंस पे नज़र मार लेंगे, ठीक है। इतनी बात, तो इसके एक बार फंक्शन पे आ जाते हैं हम। स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फूड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से क्या है, स्टोर करने का एक टंकी है पूरे सेल का, है ना, टैंक। तो स्टोर करता है क्या क्या, वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को। अंदर कॉलोनी बना रखी होगी अलग अलग, है ना, पार्टीशन। कहा जाता है गिव टर्जिडिटी, मतलब स्ट्रेंथ कह दीजिए, टू द प्लांट सेल को बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल। सेल वॉल की तरफ प्रेस करके रखता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती है उसको, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट है कंटेंट्स, देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये आपके पास सेल है और ये कुछ इस तरीके से वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या करता है, इस वाले सेल वॉल के डायरेक्शन में इसको इस तरह से करके रखता है। तो कहीं ना कहीं सेल को क्या मिल रहा है, एक तरीके से शेप मिल रहा है, और उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, बाहर भाई फुला ही रहा है, अंदर नहीं आना, ठीक है। इस तरह से ये हेल्प कर रहा है। और फिर हमसे यहाँ पे कहा जाता है कंटेंट्स पिगमेंट्स लाइक, क्या ना, कुछ ऐसे पिगमेंट्स इसके अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं क्या नाम है इसका, एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स होते हैं जो कि वायलेट या फिर ब्लू कलर के, वायलेट ब्लू, थोड़े से वायलेट ब्लू कलर के होते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी आपके पास वैक्यूल, मेन समझना स्टोरेज वाली कहानी, ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट आपके पास ग्रेनुअल्स। तो ग्रेनुअल्स आपने यहाँ पे देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से एक बार। आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा। ये देखो, ये क्या आपके पास ग्रेनुअल्स है, 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 ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रेनुअल्स है, और कहीं ना कहीं इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये क्या आपके पास ग्रेनुअल्स है, ये क्या आपके पास ग्रेनुअल्स है, ठीक है। चलिए, तो आपको बिखरा बिखरा सा गोल गोल सा कुछ चीज़ें दिख गई हैं, जिसको हम क्या करें, ग्रेनुअल्स। और ग्रेनुअल्स का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, इसी टाइप के रहते हैं ग्रेनुअल्स, ठीक है ना। ग्रेनुअल्स एक वर्ड है, जैसे हम बोलते थे जिंक ग्रेनुअल्स, तो जिंक के इसी शेप के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं ग्रेनुअल्स। अब ये जो ग्रेनुअल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं या फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें कहा जाता है इसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करके रखना। प्लांट्स में स्टार्च स्टोर होता है, ग्लूकोज वाली फैमिली वाली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, हमारे में भी है, ये बता दिया ना, दिखा दिया, दोनों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है स्टोर करता है ये फैट्स को, ड्रॉपलेट्स को, विच सर्व एज फूड फॉर द सेल। तो सेल के लिए बहुत तगड़ा काम करता है ये जो फैट वगैरह, फूड वगैरह को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, वो चीज़ें। देखिए अभी तक जितने भी मैंने आप लोगों को इनके ऑर्गेनल्स के बारे में बताए हैं, सारे के सारे लगभग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ये कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल में है तो प्लांट्स में नहीं है, और जो प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में नहीं है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझने की ज़रूरत है कि कौन किस में है और किस में नहीं है। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंस वाला चार्ट जो है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींच के आपके सामने रखा है। तो एक बार यहाँ पर नज़र हम ज़रूर मार लेंगे। हालाँकि सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, कुछ अलग नहीं लिखा है इसमें यहाँ पे,
लेकिन ये जो डिफरेंस वाली जो टेबल है ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आती है इतनी बात? तो इनके बारे में जो है वो यहाँ पे सारी के सारी चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नज़र मारिएगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है, बस नज़र मारते ही सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की जितनी भी चीज़ें करवाई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप डाउट पूछ सकते हैं, है ना, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी किसी भी चीज़ का हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, नोट्स बनाना मत छोड़िएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, मज़ा सा आ जाएगा, फील आ जाएगा, आग लगा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।